Hello everyone, how are you? I am Abhishek Kumar. I welcome you all on Let's Crack 9th and the 10th CBSE। बच्चों कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों के बाद मैं आज आपसे फिर से मिल रहा हूँ। देखो बच्चों, कुछ प्रॉब्लम हो जा रही थी, इसके कारण मैं क्लासेस नहीं ले रहा था, बट नाउ ऑनवर्ड आई विल टेक द रेगुलर क्लासेस ऑफ द सीबीएसई क्लास 9th। तो मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दो लेट्स क्रैक 9th एंड द 10th सीबीएसई को एज सुन एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो आप इसको सब्सक्राइब करो। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हो देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स। आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा बच्चों। सिमिलरली यू विल गेट द क्वालिटी कंटेंट। आपको कंटेंट जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो वर्ल्ड क्लास कंटेंट, एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट रहेगा। बिल्कुल आपको एग्जामिनेशन में किसी और जगह देखने की जरूरत ही नहीं होगी। आप अपने आप में सेल्फ एबल कंटेंट बना सकते हो एंड यू कैन राइट इन योर एग्जामिनेशन एंड दैट वुड बी द ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों। ठीक है, तो बच्चा पार्टी जल्दी से जाके आप लोग सब्सक्राइब करो। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आपको बता देता हूँ कि ये सेशन क्या होने वाला है। ये सेशन आपको मैं बता रहा हूँ क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से समझना इस सेशन को। इस सेशन की जब भी मैं बात करूंगा तो रशियन रिवॉल्यूशन अभी एक सीरीज में चला रहा हूँ, तो रशियन रिवॉल्यूशन एक एक टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ आपके इतिहास का, आपके चैप्टर का, आपके सिलेबस का सबसे आप बोल सकते हो कि लेंदी चैप्टर, वन ऑफ द लेंदीएस्ट चैप्टर। तो इसलिए मैं इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ बाय वेरी गुड पेडागोजी। और मेरी पेडागोजी क्या है कि एक दिन छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, बस एक कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएंगे लेकिन सीख के जाएंगे। तो चलो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम अभिषेक कुमार है बच्चों। मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से। आई हैव 1+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने मेंटर्ड किया है जिन्होंने सक्सेसफुली एनटीएससी, आईएएस वन सीबीएसई बोर्ड्स को क्वालिफाई किया है। आज तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मेरे गाइडेंस में उन लोगों ने बहुत अच्छे से इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। एंड राइट नाउ आई एम इन फैकल्टी इन कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान के एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट में मैं भी फैकल्टी हूँ। देखो बच्चों, अब अपन बात करते हैं रशियन रिवॉल्यूशन की। मैंने आपको थोड़ा बहुत तो इंट्रोड्यूस करा दिया है। पिछले सेशंस में मैंने आपको बताया था सोशलिज्म इन रशिया। देखो सोशलिज्म पे पढ़ा हुआ ये चैप्टर, आज जो आप सोशलिज्म, समाजवाद, कम्युनिज्म, ये सब चीजें जो आप पढ़ते हो ये सब कहाँ की देन है? ये सब की सब देन है रशियन रिवॉल्यूशन। और इसी को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे जब आगे थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। किसको? थोड़ा बहुत नाजिज्म को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को इसीलिए मैं लेंदी मानता हूँ क्योंकि एक दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो अभी तक आप जी रहे हो उसको। प्लस में थोड़ी ये जो चैप्टर है ये रिवॉल्विंग चैप्टर है, कभी कहीं जाती है कभी कहीं जाती है। अगर आप क्लमजी वे में पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सोशलिज्म, और उसके बाद मैंने आपको बताया था टर्बुलेंट टाइम। टर्बुलेंट टाइम के बारे में मैंने आपको आप लोगों को पढ़ाया था, बताया था, समझाया था। एंड नाउ ऑनवर्ड आई एम गोइंग टू टीच यू, अबाउट व्हाट? टीच यू अबाउट द रशियन रिवॉल्यूशन में उस समय रशिया का एम्पायर कैसा होता था। वेन बताओ कब? ड्यूरिंग द WW1। अब WWE मत समझ जाना, इसको समझना वर्ल्ड वार वन WW1। ओके ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो या अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हो बाय यूजिंग द ब्यूटीफुल कोड ऑफ द AK CBSE, तब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी टू क्रैक द CBSE क्लास 10th और द 9th विद इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आपको डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे पढ़ने का मौका मिलेगा। देखो इसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, मैं सिंपल सा बात बता रहा हूँ आपको क्या करने पड़ेंगे। आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा बाय यूजिंग द AK CBSE कोड। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी टू क्रैक द CBSE क्लास 9th और द 10th विद इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो सब्सक्राइब एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी से जाके इसको सब्सक्राइब करो बच्चों। देर किस बात की, जैसे ही मौका मिलता है जाके सब्सक्राइब करो, देर नहीं करना है। ठीक है। अब आप मेरे से ही पूछोगे ना बच्चों कि व्हाट आई विल गेट, कि आपको क्या मिलेगा, तो मैं आपको बताऊंगा सर यू विल गेट द डेली की डेली लाइव क्लासेस। आपको डेली प्रॉपर गाइडेंस के साथ लाइव क्लासेस मिलेगी। इसमें एक और बहुत अच्छी फीचर है डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन। देखो बच्चों, डाउट आपके क्लास में, रेगुलर क्लास में भी सॉल्व किए जाएंगे, लेकिन एक सेशन हर 3 क्लास के बाद जो चौथी क्लास अनअकैडमी पे होती है प्लस प्लेटफॉर्म पे, वो डाउट क्लियरिंग सेशन होती है। तो उस डाउट क्लियरिंग सेशन का पर्पस ये होगा कि आप लोगों ने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, चाहे वो जो भी कॉन्सेप्ट हो, उस चैप्टर्स के आपको डाउट को कलेक्ट करके रखने, इकट्ठे करके रखने। उस सेशन में आप जाओगे, रेगुलर आप अपने डाउट पूछोगे एंड दे हैव टू आंसर। एजुकेटर को आपके डाउट के ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट। आप पोल को अपीयर कर सकते हो, यू कैन आंसर द पोल्स ऑल वाइल द क्लास इज गोइंग। डिस्कशन भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। कौन से डिस्कशन में?
जो क्लास इंगेजिंग डिस्कशन में। ओके, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्स की। जब स्ट्रक्चर्ड कोर्स की बात करेंगे तो ऑल आवर कोर्सेस आर स्ट्रक्चर्ड, मतलब जो भी कोर्स होगा वो स्ट्रक्चर्ड होगा इन लाइन विथ योर एग्जाम सिलेबस, आपके एग्जामिनेशन के सिलेबस के हिसाब से होगा, सो दैट जब आप एग्जाम में प्रिपेयर करने जाओ तो आपको कभी कोई दिक्कत ही झेलने का नौबत ही नहीं आए, क्योंकि आप तो सब चीज़ जानते हो। फिर आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी? नहीं बच्चों, कुछ भी नहीं झेलनी पड़ेगी। अनअकैडमी विल टेक केयर ऑफ योर सिलेबस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज फॉर नेट प्रैक्टिस एंड फॉर इवैल्यूएशन पर्पस। आज देखो, आज के दौर में आप जब तक मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो देन आपकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है कि आप किसी भी एग्जामिनेशन को क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि अगर आपने कभी मॉक टेस्ट दे रखा है, क्विजेज दे रखा है, देन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि आप आराम से एग्जामिनेशन को क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। तो फॉर दैट पर्पज अनअकैडमी विल प्रोवाइड यू लाइव टेस्ट एंड क्विजेज। अब अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द कोर्स की बात करेंगे। जब अपन अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द कोर्स की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है ऑल आवर एग्जाम सिलेबस, ठीक है, जितने भी आपके एग्जाम के सिलेबस हैं, या अनलिमिटेड एक्सेस मतलब अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, आप अपने हिसाब से जब भी चाहो, जिस डिवाइस से चाहो, जैसे मेरे मर्जी हो इस मोबाइल से देख लिया, आपकी मर्जी हो नहीं मोबाइल से नहीं लैपटॉप से देखोगे, आपका मर्जी हो गया सो के देखने का तो आप सो के देखोगे, आपकी मर्जी, आप जैसे देखो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड AKCBSE, डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड AKCBSE। अब अपन बात करते हैं लाइव क्लासेस की। देखो, लाइव क्लासेस की बात करते हैं, स्पेशल क्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ। फ्री में स्पेशल क्लासेस को आप ये अपीयर कर सकते हो। मेरे प्रीवियस भी स्पेशल क्लासेस हुए, कल भी हुए थे, परसों भी हुए थे, रेगुलर होते हैं। आज भी फ्रॉम 4:40 PM ऑनवर्ड, फ्रॉम द 4:40 PM ऑनवर्ड मेरी क्लासेस होगी। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि मेरे जो रेगुलर स्पेशल क्लासेस होते हैं, चाहे वो अपकमिंग हो या प्रीवियस हो, आप उसको जाके देखो। उसमें आपको पता चलेगा कि उसमें आपको फीलिंग आएगी प्लस क्लासेस की। उसके बाद आप प्लस को सब्सक्राइब कर पाओगे। ओके और नॉट? बताओ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, अभी तक में कोई दिक्कत हो तो बताओ। 1 मिनट। ठीक है, देखो अब अपन बात करते हैं इसमें जितने भी इंग्लिश, हिंदी या जो भी सब्जेक्ट्स की आप बात करो तो मल्टीपल एजुकेटर्स, और वो भी टॉप क्लास एजुकेटर्स आपको आके पढ़ाएंगे, तो आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छी होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आपके प्रिपेयर विद द टॉप एजुकेटर। अगर आप प्लस को लेते हो तो प्लस पे जितने भी एजुकेटर्स होते हैं वो टॉप होते हैं, अपने डोमेन में टॉप क्लास होते हैं। एक और बहुत फायदे की बात है कि देखो, मल्टीपल एजुकेटर एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल एजुकेटर, आप भैया पढ़ो ना उनसे, जैसे मेरी पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया। सिमिलरली पैरेलल कोर्स सिकंदर सर की है, देविंदर सर की है। हाँ, एक कॉन्सेप्ट मेरा समझ में नहीं आया, जाके देविंदर सर से, सिकंदर सर से पढ़ सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। ओके बच्चों, अब देखो कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस की बात करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस की बात करेंगे तो जितना फोकस हम लोग मैथमेटिक्स को करने वाले, जितना फोकस सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड साइंस को करने वाले, उतना ही फोकस हम लोग ह्यूमैनिटिक्स प्लस द लैंग्वेज सब्जेक्ट को करेंगे। क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म क्या कर देते हैं कि वो सिंपली निगेट द इंपॉर्टेंस ऑफ अदर सब्जेक्ट, तो आपको क्या होगी, एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम होती है। लेकिन हियर ऑन अनअकैडमी हम लोग बच्चों ऐसा नहीं करने वाले हैं, हम लोग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को कवर अप करेंगे। देखो, जस्ट गो टू द प्ले स्टोर। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर इनटू द क्लास 10th और द 9th। आपको क्लास 10वां या 9वां में रजिस्टर करना है बाय प्रोवाइडिंग योर फोन नंबर और द ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर करो, पढ़ाई करो, स्पेशल क्लासेस को अपीयर करो। मेरी रेगुलर स्पेशल क्लासेस को आप लोग फॉलो किया करो। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। कल मैंने पढ़ाया है एनटीएससी का मैंने पढ़ाया है, ठीक है। एनटीएससी के प्रोबेबल क्वेश्चंस को मैंने डाल रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो दीज आर द प्रोबेबल क्वेश्चंस। तो अगर आप पढ़ोगे, रेगुलर जाके पढ़ोगे, देन सर्टेनली दैट विल हेल्प यू, ठीक है। दिस इज आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, थ्रू वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट विथ यू गाइज, थ्रू that we are going to communicate with you guys। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन की क्वेश्चन CBSE को जल्दी से जाके आप लोग ज्वाइन करो। हम लोग वीडियो लिंक्स ईच एंड एवरीथिंग थ्रू दैट चैनल वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज सब्सक्राइब एज सून एज पॉसिबल। देखो, अगर अभी तक में किसी को कोई दिक्कत हो, अनअकैडमी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो कि सर मुझे ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, तो देख आप मुझे बता सकते हो। मैं अभी आपको लाइव में बताऊंगा कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या आपको कैसे करने हैं। देखो, माई कोड इज AKCBSE। तो आप जब भी अनअकैडमी की बात करते हो तो डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ ब्यूटीफुल डिस्काउंट। 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जब भी आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हो तो। ओके,
तो प्लीज़ यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ ब्यूटीफुल डिस्काउंट। ठीक है, आपको 36 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप 28,800 में ले लो। 24 मंथ के लिए जाए तो आप 22,500 में ले लो। 12 मंथ के लिए जाए तो आप 13,500 में ले लो। अगर आप 9th में हो तो आई रिकमेंड यू टू गो फॉर द 48 मंथ। 48 मंथ के लिए जाओ, 12 मंथ के लिए जाओ। देखो, आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी कि AKCBSE कोड को यूज करोगे, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके, चलते हैं। तो अब सोशलिज्म इन रसिया। सोशलिज्म इन रसिया का जो उस समय दौर चला था, सोशलिज्म की जो बुखार का दौर चला था, उसके बाद जो रशियन अंपायर थी, रशियन अंपायर कैसी होती थी, आज अपने को उसके बारे में पढ़ना है। देखो, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि चलो सबसे पहले मैं आपसे बात पूछता हूँ कि वर्ल्ड वार स्टार्ट कब हुआ था? वर्ल्ड वार स्टार्ट कब हुआ था, ये बताइए। वर्ल्ड वार स्टार्ट कब हुआ था, बताओ। अभी भी कमेंट नहीं आया आप लोगों को, बस सिंपल ये बात बताना है सर, द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वार स्टार्ट कब हुआ था। वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था 1914 में। कब हुआ था बच्चों? 1914 में वर्ल्ड वार की प्रारंभ हुई थी। वर्ल्ड वार शुरुआत हो गया था, वर्ल्ड वार की शुरुआत हो चुकी थी। अब वर्ल्ड वार के मतलब क्या होता है, ये चीज को ध्यान देने की जरूरत है कि मल्टीपल पावर मतलब एक देश नहीं, मल्टीपल देश एक दूसरे के विरुद्ध में लड़े। तो आप क्या बोल सकते हो कि पूरी की पूरी वर्ल्ड, पूरी के पूरे विश्व उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। देन वी कॉल देम एज द वर्ल्ड वार। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था सोशलिज्म इन रशिया एंड द टर्बुलेंट टाइम। अब सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आ रहा था रसिया में, सोशलिज्म का बुखार आ रहा था। टर्बुलेंट टाइम ये था कि वहाँ पे जो आपको देखने को मिल रही थी, क्या देखने को मिल रही थी कि टर्बुलेंट मतलब फैक्ट्री वर्कर्स क्या कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे। दे वर डिमांडिंग टू रिड्यूस द वर्किंग आवर्स। देखा था ना आप लोगों ने कि वो लोग डिमांड क्या कर रहे थे कि भैया वर्किंग आवर्स उनको कम कर दो ना, पैसे बढ़ाओ, उनके सैनिटाइजेशन बढ़ाओ, सब चीज़ फैसिलिटी बढ़ाओ। तो अब हमें देखना है कि रशियन एम्पायर कैसी थी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। आज हमें यही चीज को तो देखना है कि रशियन एम्पायर कैसी थी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ओके, बताओ, आगे प्रोसीड करें बच्चों। अगर इतना आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप लोगों का क्लियर हो अभी तक, अगर इंट्रोडक्शन पार्ट में किसी को कोई दिक्कत ना हो तो मैं आगे प्रोसीड करता हूं। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट में किसी को कोई दिक्कत ना हो तो द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर। अब इसकी बात करते हैं, वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर की। अब 1914 में वर्ल्ड वार हुआ था। आप लोगों को मैंने बताया था रशिया ड्यूरिंग 1914, पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था ये बताओ। एक टॉपिक मैंने आपको बताया था रशियन एम्पायर ड्यूरिंग 1914, और उस समय मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी जिसके बारे में आपको बताना है। उस इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम क्या है? उस इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम ये था कि उस समय रशिया को कौन रूल कर रहा था। जैसे आज इंडिया को कौन रूल कर रहा है भाई? इंडिया को नरेंद्र मोदी जी रूल कर रहे हैं। उस समय 1914 में रशिया को कोई तो रूल कर रहा था ना। तो तसार निकोलस टू, इज दैट क्लियर? तसार निकोलस टू रूल कर रहा था या नहीं कर रहा था ये बताओ। हाँ, कर रहा था। तो आप बताओगे, अब यही बात बता रही है। 1940 वॉर ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंसेस, मतलब दो यूरोपियन अलायंसेस की क्या हो गई थी, वॉर स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, एक तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। एक पावर कौन था? आपका जर्मनी वाला भैया। ठीक है, इसके कारण वर्ल्ड वार 1 का आउटकम्स था वर्ल्ड वार 2। मैं बार बार बता रहा हूँ, वर्ल्ड वार 1 का आउटकम था हिटलर, और क्या वर्ल्ड वार 2 उसकी सनक ने क्या कर दी थी, वर्ल्ड वार 2 में धकेल दिया था। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड द टर्की, इसको हम लोग सेंट्रल पावर बोलते थे। ठीक है, और उसके बाद एक तरफ एक हिस्सा में क्या था भैया आपका फ्रांस। ठीक है, फ्रांस, ब्रिटेन एंड द रशिया। ठीक है, फ्रांस, ब्रिटेन एंड द रशिया। फ्रांस, ब्रिटेन एंड द रशिया, ध्यान से सुनो बात को, फ्रांस, ब्रिटेन एंड द रशिया। लेटर इटली एंड द रोमानिया, बाद में इटली हुआ, रोमानिया हुआ। ठीक है, वर्ल्ड वार 2 की जब बात करेंगे तो थोड़ा बहुत साइड इधर उधर हुआ था। बात करेंगे नाजीजम में, अभी नहीं समझोगे। अगर अभी पढ़ने लगोगे वर्ल्ड वार 2 में कौन पावर थे, वर्ल्ड वार 1 में कौन पावर थे, देन यू विल गेट कंफ्यूज। तो अभी आपको बस इतना सिंपल सा क्लियर रखो कि 1914 में वार स्टार्ट हो गया। अच्छा, एंड कब हुआ था ये बताओ तो, एंड कब हुआ था? कोई मुझे बता सकता है कि वर्ल्ड वार 1 एंड कब हुआ था बच्चों, माय डियर स्टूडेंट? यस, द करेक्ट आंसर इज 1918।
1918, ठीक है, 1918 में। एंड द फ्रांस, ब्रिटेन एंड द रशिया, लेटर इटली एंड रोमानिया, ईच कंट्री हैज ए ग्लोबल। अब इस समय जो क्या था, देखो 1918 की बात कर रहे हैं, 1914 की बात कर रहे हैं, उस समय भारत भी गुलाम था, भारत भी गुलाम था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि यहाँ पे जितनी भी कंट्री आप देख सकते हो ना, जितनी भी ये कंट्री देख रहे हो, ईच कंट्री हैज ए ग्लोबल एम्पायर। मतलब भैया अपने कंट्री, जैसे फ्रांस, फ्रांस तो अपने कंट्री में रूल कर ही रही है। फ्रांस अपने कंट्री से बाहर कहीं जाके कैरिबियन किसी द्वीप को भी क्या कर रही है, रूल कर रही है। उसके बगल में कोई जर्मनी रूल कर रहा है। तो भैया ले हो गया उठा पटक इस दोनों फ्रंट पे भी। मतलब यहाँ तो हो ही रहा है यूरोप में, यूरोप के बाहर भी उठा पटक होती है। क्यों उठा पटक होती है, आपको पता ही है कि भैया फ्रांस और जर्मनी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाहर, अपने देश से बाहर भी किसी अलग कंट्री को कब्जा कर। जैसे एक एग्जांपल ले लो, इंडिया, इंडिया को उस समय ब्रिटेन रूल कर रही थी। तो भैया यहाँ से ब्रिटेन वाले क्या कर रहे थे, यहाँ पे तो कोई यूज हो नहीं रही थी। इसलिए यूज नहीं हो रही थी क्योंकि यहाँ कोई पास में कोई एरिया ही नहीं था, कोई पास में कोई एरिया ही नहीं था जहाँ की अलग पावर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या तुर्की ने उसको कैप्चर कर रखा हो। कोई ऐसा पावर तो नहीं था। तो ब्रिटेन वालों ने क्या किया कि इन लोगों ने भारतीयों को उठा के ले जाने लगे। भारतीयों को उठा के कहाँ ले जाने लगे, युद्ध में रसिया उठा के ले जाया जाता था, जर्मनी बॉर्डर पे ले जाया जाता था, तरह तरह के बॉर्डर पे ले जाया जाता था और भारतीयों को बंदूक थमाई जाती थी और गोली बंदूक सिखाया जाता था। ओके बताओ, क्लियर है या नहीं है, क्लियर है या नहीं है, क्लियर है या नहीं है, ये बताओ। अगर किसी को कोई दिक्कत हो इसमें, क्योंकि मैंने आपको बता रहा हूं, तो आप अभी मुझे बता सकते हो, बताओ। क्योंकि यही तो वर्ल्ड वार था। दिस वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ईच कंट्री हैज ए ग्लोबल एम्पायर। जितनी भी कंट्री थे सबकी ग्लोबल एम्पायर थी। एंड द वॉर वाज फॉट इन यूरोप एंड आउटसाइड द यूरोप। मैंने वही आपको बताया कि यूरोप में भी लड़ी गई थी और आउटसाइड द यूरोप। क्यों लड़ी गई थी भैया, कंट्री ए, कंट्री बी, ठीक है, कंट्री ए क्या कर रही है, यहाँ पे सी को ऑन कर रही है, कंट्री बी की कंट्री डी को ऑन कर रही है। सी डी में हुआ झगड़ा, तो हो गया यूरोप से बाहर भी। ओके और नॉट, बताओ। अगर क्लियर हो गया हो देन प्लीज टेल मी, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। आई एम हेयर टू सॉल्व योर डाउट। दिस वॉज द सीन ऑफ द वर्ल्ड वार, हाउ ड्रेडिक दिस इज। देखो कैसे वर्ल्ड वार की सीन आपको दिख रही है यहाँ पे, देखो कैसी वर्ल्ड वार की सीन दिख रही है यहाँ पे। एक दूसरे से सोल्जर्स फाइट कर रहे थे, मौत का तांडव हो रहा था, पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी क्या हो चुकी थी, इसमें घिर चुकी थी। तो दिख रहा होगा आप लोग को हाउ ड्रेडिक द सीन वॉज, ठीक है। अब देखो, अब अपन बात करते थे फर्स्ट वर्ल्ड वार इन द रशियन एम्पायर में। इन रशिया द वॉर वाज इनिशियली पॉपुलर। भैया देखो रशिया में क्या था ना, मैं बार बार बता रहा हूँ, वॉर शुरू में जो वॉर हुआ था सबको जोश था कि नहीं हरा देना है जर्मनी को। भैया उसका हिम्मत कैसे हो गया कि हम लोग पे अटैक कर दिया, जर्मनी ऑस्ट्रिया वाले को एकदम हरा देना है। इन रशिया द वॉर वाज इनिशियली पॉपुलर। भैया शुरुआत में जो भी चीज होती है ना तो पॉपुलर हो जाता है, धीरे धीरे आप देखोगे जैसे लॉन्ग स्ट्रेच होती है ना, आपके रिसोर्सेस ड्रेन होते जाएंगे। आदमी जो आपका सैनिक है वो परेशान होता जाएगा, उसकी परिवार परेशान होती जाएगी, पूरे देश में हाहाकार मच जाती है। तो प्लीज रिस्ट्रेन अस फ्रॉम द वॉर। और वॉर में कभी भी नहीं जाना चाहिए। किसी से भी आप अगर लड़ाई करते हो ना तो आपका नुकसान ही होता है। तो लड़ाई से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है। दिस इज द लाइफ लेसन फॉर यू गाइज। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप लोगों के लिए लाइफ लेसन भी हो सकता है कि कभी भी वॉर में अपने आप को इंडल्ज ना करो तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। दिस इज द लाइफ लेसन। ओके, समझ में आया। मैं जो आपको एक लेसन देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको ऐसा मत समझ लेना कि सर फेंक रहे हैं। सर फेंक नहीं रहे, सर आपको बस बता रहे हैं। इन रशिया द वॉर वाज इनिशियली पॉपुलर। रशिया में क्या था, वॉर इनिशियली पॉपुलर था एंड पीपल रैलीड अराउंड द तसार निकोलस। और तसार निकोलस जो बोलता था पीपल उसके पीछे खड़े रहते थे कि हाँ चलो भैया तुम संघर्ष करो, जनता तुम्हारे साथ है। निकोलस तुम आगे बढ़ो, जनता तुम्हारे साथ है, ठीक है। क्या होता था शुरुआत में, जब 1914 में वॉर स्टार्ट हुई तो तसार निकोलस जो चाहता था रशिया पॉपुलेशन उसमें लिए तैयार रहती थी, बोलती थी हाँ चलो भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है।
संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। लेकिन क्या हुआ, एज द वॉर कंटिन्यूड, जैसे वॉर कंटिन्यूड हुआ, लॉन्ग चलता रहा, द तसार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन दमा। अब तसार क्या लगने लगा, तसार को लगने लगा, निकोलस टू को लगने लगा कि जो हूं सो मैं हूं भैया, ये दमा तमा क्या है। दमा क्या था, दमा क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय द दमा, व्हाट डू यू मीन बाय दमा, व्हाट डू यू मीन बाय दमा। दमा का नाम था सीधा सीधी द रशियन पार्लियामेंट, रशियन पार्लियामेंट। अब एक समय ऐसा आ गया ना कि ये उससे रिफ्यूज कर गया, बोला कि भैया हम नहीं जानते, भैया हम नहीं जानते उसको, हम ये सब नहीं जानते, हम ये चीज नहीं होने देंगे, ठीक है। एज द वॉर कंटिन्यू दो द तसार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टी इन द दमा, ठीक है। एज द वॉर कंटिन्यू दो द तसार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टी इन दमा। अब भैया मेन पार्टी से क्या करने लगा, इन्होंने सलाह विचार लेना ही छोड़ दिया। आज कहीं वॉर होती है, आप मान के चलो जो मेन पार्टी है या पॉलिटिकल पार्टी हो, उससे आप सलाह लेना छोड़ देते हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, उनको लगने लगेगा कि भैया ये अपने मन की करता है तो कर, हमको कोई मतलब नहीं, तुमको जैसे लड़ना है लड़, ठीक है। अब क्या थी, जो उसकी वाइफ थी एलेक्जेंड्रा, जर्मन ओरिजिन, उसका एलेक्जेंड्रा का ओरिजिन कहाँ था, जर्मन था। और उनके जो पुअर एडवाइजर्स थे, स्पेशली ए मॉन्क कॉल्ड द रासपुतिन। देखो रासपुतिन के कारण बहुत किरकिरी होती है। रासपुतिन मॉन्क था, स्पेशली आप बोल सकते हो, स्पेशली बोल सकते हो एडवाइजर। तो क्या था ये एडवाइजर, निकोलस टू से ज्यादा एलेक्जेंड्रिया के पास रहता था, उसके नजदीक रहता था। बोला ये जाता है कि रासपुतिन जो बोलता था एलेक्जेंड्रा वही करती थी, एलेक्जेंड्रा वही करती थी। मेड द अरिस्टोक्रेसी ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। इसके कारण क्या हो गया था, जो वहाँ की रूल थी, वो जो वहाँ की रिजीम थी, वो बहुत अनपॉपुलर हो गई थी, बहुत ही ज्यादा अनपॉपुलर हो गई थी। कोई किसी एक दूसरे को बर्दाश्त करना नहीं चाहता था, ठीक है, कोई एक दूसरे को बर्दाश्त करना नहीं चाहता था। ओके और नॉट, समझ में आया बात को या नहीं आया? अगर नहीं आया तो आप ये भी बता सकते हो कि सर कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके कारण क्या हो गया था, ये अनपॉपुलर हो गया था भैया। ये रासपुतिन हमेशा गलत एडवाइस देता था, जाना है पूरब तो एडवाइस देगा पश्चिम जाओ तब सही होगा। अब एडवाइजर था, एलेक्जेंड्रा के नज़दीक था, तो सबको पता है कि सब अपने वाइफ से परेशान हो जाता है, सब अपने वाइफ के आगे झुक जाता है। तो ये रासपुतिन कुछ ज़्यादा ही नज़दीक था, कुछ ज़्यादा ही नज़दीक था किसके, एलेक्जेंड्रास के, ठीक है। इसकी एडवाइस क्या होती थी, बहुत ही घटिया किस्म की एडवाइस होती थी। एंड रासपुतिन अपने आप को एक मॉन्क बोलता था। ओके, आई होप कि मॉन्क मतलब सब आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। रशियन आर्मी लॉस्ट बैटली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड, देखो वॉर हो रही थी दो फ्रंट पे, वॉर हो रही थी दो फ्रंट पे, एक फ्रंट पे ईस्टर्न फ्रंट, एक फ्रंट था वेस्टर्न फ्रंट। तो ईस्टर्न फ्रंट पे तो रशियन आर्मी की अच्छी कंडीशन थी, लेकिन वेस्टर्न फ्रंट पे रशियन आर्मी की कंडीशन बहुत खराब थी। वो बहुत बुरी तरह से कहाँ हार गई थी, 1914 और 1916 के बीच में जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया में वो हार चुकी थी। 1914 एंड 1960 के बीच में कहाँ हारी थी, मैं फिर से बता रहा हूँ, रशियन आर्मी लॉस्ट बैडली, मतलब बहुत बुरी तरीके से भाई यार। ऑस्ट्रिया और जर्मनी के आर्मियों ने इनको जम के पीटा था, जम के मारा था, ठीक है। और इनकी कंडीशन बहुत खराब थी, लेकिन वो ईस्टर्न फ्रंट में बैरक से लड़ाई होती थी, ईस्टर्न फ्रंट में इनकी स्थिति ठीक थी। अब सोचो एक कंट्री में आप देयर वेर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटी, मतलब 7 मिलियन कैजुअलिटीज, मतलब मर जाना। बाई 1917 आते आते रशिया के 7 मिलियन सोल्जर्स कैजुअलिटीज के शिकार हो चुके थे। एज दे रिट्रीटेड, अब उनको भागना ही था, अब उनको भागना था। तब जहाँ भाग रहे थे तो क्या गलती कर दी, पैर पे कुल्हाड़ी मारना उसको बोलते हैं, पैर पे कुल्हाड़ी मारना इसी को बोलते हैं। द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स, रशियन आर्मी ने क्या कर दिया था, क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया। जब भाग रहे थे ना तो अपने देश में ही आ रहे हैं, वो भाग रहे थे तो इन्होंने क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया, जितनी भी फसल लगी हुई थी, गेहूं धान फलना चिलना, सबको बर्बाद कर दिया। एंड द बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग को टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लीव ऑफ द लैंड, इसलिए क्योंकि एनिमी को लग रहा था कि वो अगर छुप जाएंगे, एनिमी वहाँ पे छुप जाएगी तो बाद में भी क्या करेगी, मार करेगी, प्लस ले लेगी, उनको लगेगा कि वो लेने लायक जमीन है, ठीक है। टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लीव ऑफ द लैंड, ठीक है। इसलिए उन लोगों ने क्या कर दिया था, उसको बर्बाद कर दिया। अब क्या हो गया भैया, क्रॉप आप बर्बाद कर दिए, ऐसे ही वार में लड़े हुए, ऐसे ही आपका इकोनॉमी खराब है, सब चीज़ खराब है, क्रॉप बर्बाद कर दिए, बिल्डिंग तोड़ दिए, सब चीज़ तोड़िए दिए, बचा क्या, रिफ्यूजी बन गए थे सब रिफ्यूजी, अपने देश में रिफ्यूजी बन गए थे। किसी को खाने के लिए कुछ नहीं मिलती थी, दो वक्त के निवाले के लिए आपको लाले पड़ गए थे, आप लोगों को नहीं, उन लोगों को,
क्योंकि इन लोगों ने क्या कर दिया था, इन लोगों ने पूरी की पूरी क्रॉप को, अब देखो खाने के लिए आपको क्या चाहिए, क्रॉप की पैदावार चाहिए, अब वही खत्म हो गया रसिया में, वही खत्म हो गया। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉप्स एंड बिल्डिंग लेड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजी। अब इमेजिन करो हाउ बिग दिस इज, 3 मिलियन लोग, तो दीज आर द इफेक्ट। अब मैं ये इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ, आप बोल रहे हो सर इतना आप लोग क्यों पढ़ा रहे हो, इससे क्या मतलब है इससे पढ़ने का, तो इसके पढ़ने का ये मतलब है माय डियर स्टूडेंट, इसके पढ़ने का ये मतलब है जो अब आपको समझ में आएगा। तो आप बोलो कि क्या मतलब है सर, पूछो एक बार। सर मतलब ये है कि आपको धीरे धीरे ले जाया जा रहा है, कहाँ पे ले जा रहा है, कि क्यों आखिर रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ था। तो देखो अगर कोई 3 मिलियन तसार के कारण 3 मिलियन यहाँ पे रिफ्यूजी बन चुका है सैनिक के कारण, यहाँ 7 मिलियन आदमी मर चुके हैं, तो टोटल 10 मिलियन का परिवार देख लो आप। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन क्या थी, आप बोल सकते हो कि वो एक्सप्लॉइट हो चुकी थी टू बैड कंडीशन, एक्सप्लॉइटेड टू द बैड कंडीशन, एंड दे आर ईगर टू डू समथिंग फॉर द बेटर फ्यूचर, दे आर ईगर टू डू समथिंग फॉर द बेटर फ्यूचर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट, इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट। आपको खाने के लिए चाहिए भैया, ब्रेड खाने के लिए रोटी चाहिए, ठीक है, आटा चाहिए, आटे कहाँ से मिलेगा, गेहूं से। अब आप युद्ध से भाग रहे हो, अब दुश्मन के डर से आप अपना ही क्रॉप को बर्बाद कर रहे हो, तो भैया खाओगे क्या, भंटा खा नहीं पाओगे, आप नहीं खा पाओगे ना, ठीक है, ओके। भंटा मतलब बिहार में बैगन को बोलते हैं, बैगन को, ठीक है। Russian army destroyed crops and the building to prevent the enemy from being able to leave off the land. ठीक है, the destruction of the crops and building led to over 3 million refugee in Russia. इसको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिफ्यूजी हो गए, खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, गरीब हो गए, ऐसे ही इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है, सब चीज़ बर्बाद थी, ठीक है। देख लो ये लोग क्या कर रहे हैं, इधर फसल को बर्बाद करते करते निकल रहे हैं, ठीक है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर, द सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट। इसके कारण क्या हुआ, जब इस तरह से 3 मिलियन किसी एक देश में रिफ्यूजी हो गया, तो इससे क्या हो जाए, जो उसकी साख होती है ना, जो उसकी नींव होती है ना, उस देश की नींव होती है, या उसके रूलर का जो साख होता है। आज भारत का ही देख लो, भारत का मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, बहुत सारे लोग कुछ और बोल समझ जाएंगे। किसी भी देश के अगर आपको क्या देखो, इतनी ज़्यादा रिफ्यूजी बन जाते हैं, या कहीं कुछ और इस तरह की कंडीशन हो जाती है जो अनपॉपुलर कंडीशन होती है, तो क्या हो जाता है, रूलर बहुत अनपॉपुलर हो जाता है, रूलर के खिलाफ क्या हो जाता है, अविश्वास आ जाता है। रूलर चाहते हैं, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, उसको जल्दी से भगाओ, वो नहीं चाहिए मुझे। सोल्जर डिड नॉट विश टू फाइट सच ए वॉर्स। अब भैया यहाँ के सैनिक नहीं चाहते थे कि ऐसा लड़ाई लड़े कि अपने ही को नुकसान हो। 3 मिलियन रिफ्यूजी बना दिया, 7 मिलियन अपने भाई बहन को मारते देखे, ठीक है। तो ये लोग ऐसा नहीं चाहते थे। अब आप रूलर हो, आपका सैनिक ही नहीं चाहता है अच्छे से लड़ाई लड़ना। जब आपका सैनिक ही अच्छे से लड़ाई नहीं लड़ना चाहेगा, तो क्या आप उस लड़ाई को जीत सकते हो क्या? कैन यू इमेजिन द वॉर विदाउट द सोल्जर? हाउ फनी दिस इज। आप खुद जाके कितना एक गोली मारेगा, मर जाओगे, काम खत्म। तो फॉर वॉर आपको क्या चाहिए? फॉर वॉर आपको चाहिए सोल्जर्स, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले सोल्जर चाहिए, तभी जाके आप वहाँ पे फाइट कर सकते हो, लोहा ले सकते हो, जीत सकते हो, ठीक है। तो सोल्जर्स की मनोबल टूट चुकी थी, सोल्जर्स अब लड़ना ही नहीं चाहते। सोल्जर चाहते थे भैया ऐसा वार में हम ही लोग का नुकसान है, हमको ये सब नहीं करना है। ओके, क्लियर और नॉट बताओ। Soldiers did not wish to fight such a war. The war also had a severe impact on the industry. अब इसके कारण क्या हुआ था? इंडस्ट्री भी बर्बाद हो चुकी थी। इंडस्ट्री एक तो ऐसे ही कम थे, बहुत कम इंडस्ट्री थे। प्लस में क्या देखो, उस समय बहुत एक और दो सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नाम था। उस समय जर्मनी के खिलाफ इतनी सेंटीमेंट बढ़ चुकी थी कि सेंट पीटर्सबर्ग का भी नाम चेंज करके पेट्रोग्रेड रख दिया गया था। तो वॉर ऑल्सो हैड ए सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री पे बहुत आप बोल सकते हो कि गंदा इफेक्ट पड़ा था। किसका? वॉर का। रशियन ओन इंडस्ट्री वेयर फ्यू इन नंबर। एक तो रशिया में इंडस्ट्री, आपको पता था कि 85% ऑफ द पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट? एग्रीकल्चर। तो मतलब 15% लोग ही इंडस्ट्री में थे, बहुत कम इंडस्ट्री ही थी। कहीं सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के आसपास ही थी, जिसको बाद में नाम क्या कर दिया गया था सेंट पीटर्सबर्ग का?
Petrograd, and the country was cut off from the other suppliers of the industrial goods by the German. अब जर्मनी क्या करती थी? जर्मनी बाल्टिक सी को कंट्रोल करती थी। जब बाल्टिक सी को जर्मनी कंट्रोल करती थी तो बाल्टिक सी के रास्ते से ही आप रसिया में आप लेके आ सकते थे सामान उमान को, गुड्स एंड सर्विसेज को। तो भैया जर्मनी का सोल्जर्स बोला कि ना, हम तो जाने ही नहीं देंगे, रेड लाइन है, दिस इज द रेड लाइन, आई एम नॉट अलाउ यू टू क्रॉस थ्रू द बाल्टिक सी। तो इसके कारण क्या हुआ था, न रसिया से सामान बाहर जा रहा था, न रसिया से सामान अंदर आ रहा था। तो क्या हो गया था, सीवियर आप बोल सकते हो कि अफेक्ट पड़ा था रसिया का ऑन द इंडस्ट्री। ओके, ओके और नॉट। अब उसके कारण क्या हुआ था, बाई 1916 रेलवे लाइन्स बिगेन टू ब्रेक डाउन। भैया रेलवे को भी आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो आपके पास पैसे ही नहीं है ना, वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही थी ठीक से, तो रेलवे लाइन भी टूटने बिखरने लगी थी। अब क्या हुआ था, एबल बडी जो आप हष्ट पुष्ट हो, जो लड़ सकता था, चाहे वो सेना में हो या नहीं हो, सबको उठा के वार में ले जाने लगा। भैया देखो, एबल बॉडी मतलब जिसका शरीर हष्ट पुष्ट है, जो काम कर सकता था। अब फैक्ट्री में कौन काम करेगा, सबको उठा के तुम सैनिके ले जाओगे तो मास्टर कौन बनेगा, डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, सबको सैनिके, सबको युद्ध में जाके झोंक दिया गया। ठीक है, मेन वेयर कॉल्ड अप। इसके कारण क्या हो गया था, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गया था, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ लेबर इन द स्मॉल वर्कशॉप एंड द इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग इसेंशियल्स। अब इसके कारण क्या हुआ था, जो इसेंशियल आइटम्स भी थे उसके भी प्रोडक्शन बहुत ही कम हो गए थे, या तो शट डाउन हो चुके थे। जो काम करने लायक व्यक्ति था उसको हाथ में बंदूक थमा दी गई थी। ये चीज़ इंडिया में भी हुआ था, इंडिया में जिसको पकड़ के ले जाते थे ब्रिटेन वाले। ठीक है, ओके। अब क्या था, लार्ज सप्लाईज ऑफ द ग्रेन्स वेयर सेंट टू फीड द आर्मी। अब आर्मी को खाने के लिए तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो भैया भूखा पेट कैसे लड़ेगा, भूखे पेट न होए भजन गोपाला। तो भूखे पेट को लड़ता कैसे, इसके लिए क्या करने लगा, ग्रेन्स भेजने लगे, अनाज उनको भेजा जाने लगा। जब उनको अनाज भेजी जाती थी, तो इन लोगों को दिक्कत होगी। इन लोगों को क्यों दिक्कत होगी भैया, नॉर्मल आदमी, एक तो आपको पता है कि रसिया में क्या हुआ था, फूड क्रॉप्स को क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसे ही शॉर्टेज थी, प्लस में क्या होने लगा, प्लस में और जो सप्लाई बची हुई थी, जो स्टोरेज बचे हुए थे, उसको सप्लाई कर दिए जाने लगा आर्मीज के लिए। तो जो जनरल पॉपुलेशन थी उनके लिए एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द ग्रेन्स भी होने लगे। फॉर द पीपल इन द सिटी ब्रेड एंड फ्लोर बिकम्स स्कार्स। बहुत मुश्किल बन चुका था, स्कार्स मतलब होता है कमी, बहुत मुश्किल से मिलने वाला। बाय द विंटर ऑफ 1916 आते आते राशन की दुकान पे, ब्रेड शॉप्स पे कॉमन बात हो चुका था, राइट्स, मारपीट, दंगा फसाद बहुत कॉमन बात हो चुकी थी, बहुत इजीली यहाँ पे हो जाती थी दंगा फसाद। आई होप कि मैंने आपको पूरी की पूरी बता दी कि क्या कंडीशन थी। क्या बताया मैंने आपको, मैंने बताया कि अबाउट द कंडीशन ऑफ द रशियन एम्पायर, अबाउट द कंडीशन ऑफ द रशियन एम्पायर ड्यूरिंग द WW1 वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, तो आई होप अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी हियर ऑन अनअकैडमी। इसी चैनल पे आप मुझे पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट एंड क्वेरी। थैंक्स एवरीवन, thanks for joining this session. Please subscribe the Let's Crack 9th and the 10th CBSE. Thanks once again, and please use the code AKCBSE to get the 10% of the beautiful discount. जब भी मैं स्पेशल क्लासेस की बात करता हूँ तो मेरे जो प्रीवियस स्पेशल क्लासेस होते हैं या अभी भी जो फ्यूचर में स्पेशल क्लासेस होंगे उसको आप लोग जरूर से जरूर अटेंड कर सको, क्योंकि उसमें बहुत ही आप बोल सकते हो कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को मैं पढ़ाता हूँ, इंक्लूड करता हूँ, जो बहुत आप बोल सकते हो कि बेनिफिशियल फॉर योर प्रिपरेशन स्टडी। ओके, थैंक यू। प्लीज यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट whenever you purchase an academy subscription. Thanks. Have a nice day. Take care. Okay.